नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। अच्छा, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों के दिमाग में बहुत बार जो है ये प्रश्न आता है कि बीएड का पेपर आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, अभी अगले महीने से अगर हम लोग बात करेंगे तो फरवरी से क्या हो रहा है, तो आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर जो है आपके जो है एग्जाम भी होंगे। तो आप लोगों के ऊपर तैयारी को लेकर के बड़ा प्रेशर रहता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इतने कम समय में क्या पढ़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए मैं एक शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बीएड के एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ कि जिसको आप लोग कम समय में पढ़ सकें और उससे आसानी से अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसको आप आसानी से पढ़ करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा आपको सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है, और उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर एक पीडीएफ के रूप में कंपाइल करवा के आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप लोगों को बहुत कुछ दुनिया भर का तैयार करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आसानी से कम चीज़ों को आप पढ़ करके आराम से क्या करोगे, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बताइएगा। मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा और एक बार पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है, पीडीएफ तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। ठीक, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बताइएगा क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर करना है सभी मेरे भाई बहनों को। तो तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं, 12वीं या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना का? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स रहेगा। ठीक है, उससे आप क्या करोगे, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इतनी तो हो ही जाएगी कि आप एग्जाम जो है क्रैक कर ले जाओ। ठीक है, तो इतनी तो तैयारी आपकी उससे हो ही जाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि इतना लंबा चौड़ा पॉलिटी का नोट्स है, इतना लंबा चौड़ा ज्योग्राफी का नोट्स है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्या क्या पढ़ें, याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ। ठीक है, ये आराम से उसको पढ़ लोगे तो तैयार भी हो जाएगा और एग्जाम भी क्रैक कर ले आओगे। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से लिया है? हमने रूस से लिया। पंचवर्षीय योजना को हमने कहाँ से लिया है? तो आप आंसर करोगे रूस से लिया है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि रूस में पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था, तो आप आंसर करोगे स्टालिन को। किसको? तो आप आंसर करोगे स्टालिन को। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखना पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से लिया है? रूस से लिया है। और रूस में अगर आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था, तो आप आंसर करोगे स्टालिन को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो इस पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय था, आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 1951 से लेकर के 1956 का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो क्या है? तो वो है 1951 से लेकर के 1956 का। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप आंसर करोगे हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से? तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय है 1951 से 1956 का, और पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 1951 से 56 का समय है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हमने किस देश से लिया था? हमने रूस से लिया है। और रूस में पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था? तो स्टालिन ने लागू किया था। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम कौन करता था? भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम कौन करता था? तो आप आंसर करोगे योजना आयोग। कौन करता था? तो योजना आयोग। भारत में जो योजना आयोग है, ये योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। योजना आयोग की स्थापना कब हो रही है? तो आप आंसर करोगे 15 मार्च 1950 को। ठीक है, कब? तो योजना आयोग की स्थापना हो रही है
15 मार्च 1950 को। और ये जो योजना आयोग है ये भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई है और हेराल्ड हुमर मॉडल पर आधारित थी। हमने रूस से लिया है और रूस में पंचवर्षीय योजना को किसने, तो स्टालिन ने लागू किया है। योजना आयोग अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना ये गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। कैसा, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। योजना आयोग जो है तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, गैर संवैधानिक है। योजना आयोग गैर संवैधानिक है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता था, अब तो फिलहाल योजना आयोग को समाप्त करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। कौन होते थे, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के स्थान पर ही 2015 में क्या किया गया, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी, तो नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। क्या होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग क्या है, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है, तो नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हो रही है। और क्योंकि योजना आयोग गैर संवैधानिक था तो ये भी क्या होगा, गैर संवैधानिक ही होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तीव्र, टिकाऊ और समावेशी विकास जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, तो ये अंतिम है, ठीक है। क्या है, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, तो ये अंतिम पंचवर्षीय योजना। तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास जो है ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो आप आंसर करोगे 2012 से लेकर 17 तक, ठीक है। क्या होगा, तो 2012 से लेकर 17 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है और इसी का उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, भूटान की, नेपाल की, श्रीलंका की, कंबोडिया की, बताओ किस देश की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे, ठीक है, अगर आपसे एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे क्या, आप आंसर करोगे यांगसी नदी, ठीक है। क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे यांगसी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, क्या आंसर करोगे, नील नदी, ठीक है। क्या करोगे, तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, ठीक है। अगर आपसे उत्तरी अमेरिका की बात करें, अगर आपसे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक। अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका की बात करें, ठीक है, किसकी, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, आप आंसर करोगे अमेजन, ठीक है। कौन सी, तो अमेजन आंसर करोगे, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे वोल्गा, ठीक है। क्या करोगे, तो वोल्गा आंसर कर दोगे। अगर आपसे क्या कर ले, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी पूछ ले, ठीक है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे मरे डार्लिंग, ठीक है। क्या करोगे, तो मरे डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे, अगर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो आप आंसर करोगे नील नदी, ठीक है। क्या करोगे, नील नदी। अगर आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे गंगा नदी, ठीक है। कौन सी, गंगा नदी। अगर आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे गोदावरी नदी। क्लियर है। ये शाम को जो हम लोग की 8 बजे वाली क्लास होती है, ठीक है, ये एक तरह से समझ लो ये रिवीजन क्लास होती है, ठीक है। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उन सब का हम लोग रिवीजन यहाँ पर करते हैं। तो ये 8 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोग जो बार बार ये रोना रोते रहते हैं कि हमको याद नहीं होता, कितना भी पढ़ लो याद नहीं होता है, बार बार भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है 8 बजे वाली, जिसमें हम लोग जीके जीएस का पूरा रिवीजन करते हैं, ठीक है। ये क्लास रिवीजन क्लास है, ठीक है। जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा सबका रिवीजन मैं इस क्लास में कराता हूँ, ठीक है। तो यह 8 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल जुड़ना ना भूला करिए,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? आप आंसर करोगे श्रीलंका। ठीक है, क्या करोगे? तो श्रीलंका करोगे। ठीक, श्रीलंका को क्या करते हैं? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। और क्या करते हैं? श्रीलंका को सिंघल द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो सिंघल द्वीप भी कहते हैं। ठीक, श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका को द्वीपीय देश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो श्रीलंका को द्वीपीय देश भी कहा जाता है, सिंघल द्वीप भी कहा जाता है, पूर्व का मोती भी कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। कौन सी? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। ठीक, और अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो आप आंसर करोगे स्लीनेक्स अभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा? तो स्लीनेक्स अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स अभ्यास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर करोगे। ठीक है, अच्छा जरा जल्दी से मुझे बताओ श्रीलंका की राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, श्रीलंका की राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताओ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 92वें संशोधन से किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? बताइएगा, 92वें संशोधन के द्वारा ठीक है किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? अगर हम लोग राजभाषा की बात करें, बताओ क्या हो जाएगा? पहले 92वें संशोधन से किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? मैथिली, बोडो, डोगरी, क्या कह रहा हूं मैं? मैथिली, बोडो, संथाली, कोंकणी। बताइएगा तो कौन सी भाषा को 92वें संशोधन से नहीं जोड़ा गया? 92वें संशोधन से मैथिली को नहीं जोड़ा गया, बोडो को नहीं जोड़ा गया, संथाली को नहीं जोड़ा गया, कोंकणी को नहीं जोड़ा गया। क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ। तो अगर हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा भाषा जो ये राजभाषा है, तो राजभाषा हमको किस भाग में देखने को मिलेगा? जल्दी से बताओ। राजभाषा की हम लोग बात करें तो राजभाषा हमको किस भाग में देखने को मिलेगा? तो आप आंसर करोगे भाग 17 में। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 17 में हमको राजभाषा देखने को मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल क्या होगा? तो 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, क्या होगा? तो आर्टिकल 343 से लेकर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, अगर हम लोग अनुसूची की बात करेंगे, अगर हम लोग अनुसूची की बात करेंगे तो भाषाओं का, राजभाषाओं का जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कहाँ पर? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और अगर हम लोग भाग की बात करेंगे तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 21वां संशोधन 1967 के द्वारा 21वें संशोधन 1967 के द्वारा क्या किया गया है? 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 71वां संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? तो 1992 के द्वारा नेपाली भाषा, ठीक है, कौन सी? तो नेपाली भाषा है। और कौन सी भाषा है? और कोंकणी भाषा है। और कौन सी भाषा है? और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 71वें संशोधन 1992 से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 92वां संशोधन 2003, 92वां संशोधन 2003 के द्वारा अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? आप आंसर करोगे बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, क्या होगा? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो आप बताओ 92वें संशोधन से किसको नहीं जोड़ा गया? तो क्या आंसर कर दोगे? बताओ मेरे भैया, क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा कौन से? 71वें संशोधन से जोड़ी गई, तो कोंकणी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। क्लियर है? चलो याद रखिएगा, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजी हमारी राजभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी जो है ये हमारी जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में अंग्रेजी हमारी राजभाषा नहीं है, हमारी राजभाषाओं में शामिल नहीं है। और आपसे पूछे अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है, तो आप आंसर करोगे नागालैंड की। 22 भाषाओं में अगर हम लोग बात करें, जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो आप आंसर करोगे नागालैंड। ठीक है, कौन सी? नागालैंड। नागालैंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आप आंसर करोगे हॉर्नबिल उत्सव। नागालैंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आप आंसर करोगे हॉर्नबिल उत्सव। नागालैंड में कौन सा? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है,
कब मनाया जाता है, अगर आपसे ये पूछ ले तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे दिसंबर में। ठीक है, कब, तो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्या होता है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, किलिमंजारो किस देश में है, बताइएगा किलिमंजारो किस देश में है। चलो जल्दी से बताना इस प्रश्न का आंसर। और जितने लोग बाद में जुड़े हो, जितने लोग बाद में जुड़े हो, सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हो तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी से निवेदन करूंगा, ठीक है, कि आप लोग दिन भर चाहे जहाँ रहते हो, लेकिन रात में 8 बजे वाली ये मेरी क्लास जो है वो जरूर देखा करो। लाइव नहीं देख पाते हो तो बाद में जरूर देखा करो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लाइव नहीं देख पाते हो कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करो, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस क्लास के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को बताने का और रिवाइज कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो कोशिश किया करो लाइव जुड़ो। अगर लाइव नहीं जुड़ पाते हो तो कम से कम बाद में जरूर देखा करो। किलिमंजारो किस देश में है, बताइएगा। अल्जीरिया, नाइजीरिया, तंजानिया, केनिया, क्या आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग किलिमंजारो की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये किलिमंजारो है तो ये क्या है, तो ये एक शांत या फिर आप क्या कहोगे, शांत या फिर आप कहोगे मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, क्या है, तो ये एक शांत या फिर क्या कहोगे, या फिर कहोगे आप मृत ज्वालामुखी, शांत या फिर मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखना क्या है, तो शांत या मृत ज्वालामुखी है। और क्या है, और याद रखेंगे जो ये किलिमंजारो शांत या मृत ज्वालामुखी पर्वत है, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, क्या है, तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो किलिमंजारो जो है, किलिमंजारो जो है ये क्या है, तो ये शांत या मृत ज्वालामुखी पर्वत है। और ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, अब ये प्रश्न बनता है कि ये किस देश में स्थित है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, तंजानिया या फिर केन्या। तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे तंजानिया में। ठीक है, कहाँ पर, तो ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, अल्जीरिया की अगर हम लोग बात करें तो अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अफ्रीका की अगर हम लोग बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नाइजीरिया की बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और अगर हम लोग केनिया की बात करेंगे तो केनिया की राजधानी क्या है, तो आप आंसर करोगे नैरोबी है। ठीक है, क्या है, केनिया की राजधानी नैरोबी है। और नैरोबी में आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। और यूएनईपी की स्थापना कब हुई है, तो आप आंसर करोगे 1972 में। ठीक है, कब, तो 1972 में। किलिमंजारो शांत या मृत ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, कहाँ पर है, तंजानिया में है। ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे। केनिया की राजधानी नैरोबी है। यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1972 में हुई है। नाइजीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अफ्रीका का, नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी, नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाए, आप आंसर क्या करोगे, विक्टोरिया झील। ठीक है, कौन सी, विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप आंसर क्या करोगे, विक्टोरिया झील। और इसी विक्टोरिया झील से होकर क्या होता है, भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन सी, तो इसी विक्टोरिया झील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, इसी विक्टोरिया झील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे। विक्टोरिया झील से अगर हम लोग बात करें तो कौन सी नदी निकलती है, तो आप आंसर करोगे श्वेत नील नदी। ठीक है, कौन सी, तो श्वेत नील नदी। ठीक है, कौन सी, तो श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाए नीली नील नदी, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे बोले नीली नील नदी कहाँ से निकलती है, तो आप आंसर करोगे ताना झील से। ठीक है, कहाँ से, तो नीली नील नदी कहाँ से निकलती है, ताना झील से निकलती है। और ताना झील कहाँ पर है, तो इथोपिया में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे कहाँ पर, ताना झील जो है ये इथोपिया में है। ठीक है, ताना झील इथोपिया में है। यहाँ से नीली नील नदी निकलती है। श्वेत नील नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्वेत नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील से होकर ही भूमध्य रेखा गुजरती है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए नील नदी किन किन देशों से होकर के बहती है, अगर आपसे पूछा जाए नील नदी किन किन देशों से होकर बहती है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे युगांडा। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे युगांडा। ठीक है, क्या आंसर करोगे, इथोपिया, युगांडा, इथोपिया, युगांडा हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो
इथोपिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा सूडान हो गया, ठीक है, सूडान हो गया, और मिस्र, ठीक है। क्या हो गया, तो युगांडा, इथोपिया, सूडान और मिस्र से होकर क्या होता है, तो नील नदी बहती है, जो कि सबसे लंबी नदी है। नील नदी पर कौन सा बांध है, आप आंसर करोगे आसवान बांध है, ठीक है। नील नदी पर कौन सा बांध है, आप आंसर करोगे आसवान बांध। नील नदी पर कौन सा बांध है, आप आंसर करोगे आसवान बांध है, ठीक है। नील नदी पर आसवान बांध है। और नील नदी को क्या करते हैं, तो नील नदी को क्या करते हैं, तो मिस्र का वरदान कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा, तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है। और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा क्या हो जाएगा, आरबीआई, एनएसएसओ, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग। क्या आंसर होगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी, एनएसएसओ, ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका फुल फॉर्म आप क्या कहोगे, इसका फुल फॉर्म आप आंसर करोगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। क्या करोगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से, तो ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएसएसओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई आपको पता है ये सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। 1935 में इनकी स्थापना हो रही है और 1949 में इनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, ठीक है। आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो 1935 में स्थापना हो रही है, 1949 में इनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। पहले गवर्नर अगर हम लोग बात करें तो कौन होंगे, तो ऑसबर्न स्मिथ होंगे, ठीक है। कौन होंगे, तो पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ हैं। अगर आपसे पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो आप आंसर करोगे सी डी देशमुख है, ठीक है। कौन है, तो सी डी देशमुख है। जरा बताओ वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, जल्दी से बताओ। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हो रही है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख, अभी वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। नीति आयोग की स्थापना क्या होगा, तो 2015 में होगी, ठीक है। कब होगी, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होगी। और वित्त आयोग जो है इसका प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, आप आंसर करोगे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग का गठन। कितने समय के लिए करते हैं, आप आंसर करोगे 5 वर्षों के लिए करते हैं। कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का काम क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए वित्त आयोग का काम क्या होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आंसर करोगे केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना, ठीक है। क्या करना, तो केंद्र और राज्य के मध्य क्या करना है, तो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का विभाजन करना है, पैसे का विभाजन करना है, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य क्या करना है, तो राजस्व का विभाजन करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के मध्य क्या करना है, तो राजस्व का विभाजन करना है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना, गांधी अंबेडकर समझौता किस वर्ष हुआ है, बताओ क्या हो जाएगा, गांधी अंबेडकर समझौता किस वर्ष हुआ है, बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया करे तो सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, है ना, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते भी नहीं हो कि आप लोगों का सेशन कैसा लगता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताया करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गांधी अंबेडकर समझौता। देखो जो गांधी अंबेडकर समझौता है इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी अंबेडकर समझौता को ही क्या करते हैं, गांधी अंबेडकर समझौते को ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो गांधी अंबेडकर समझौता है, पूना समझौता है, ये दलितों के मुद्दे पर हुआ था, ठीक है। दलितों के लिए भी
क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात होगी। तो दलितों के मुद्दे पर क्या होगा, दलितों के विषय पर, दलितों के विषय पर क्या होगा, दलितों के विषय पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है। कब होगा, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे सितंबर 1932 में। ठीक है, क्या होगा, तो सितंबर 1932 में गांधी अम्बेडकर समझौता होगा, जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दलितों के विषय पर यह समझौता होगा। 1930 में अगर हम लोग बात करें, 1930 में आपको पता है क्या हो रहा है, तो गांधी जी दांडी मार्च शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो 1930 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी दांडी मार्च शुरू करेंगे। कब से, तो 12 मार्च से। ठीक है, कब से, तो 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू करेंगे। कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ, तो गांधी जी 78 लोगों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से क्या करते हैं, तो साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 लोगों के साथ साबरमती से आश्रम से दांडी मार्च को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा क्या होगा, तो ये 5 अप्रैल। ठीक है, कब, तो 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब, तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पर, तो दांडी तट पहुंचेंगे। कहाँ पर, तो दांडी तट पर पहुंचेंगे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पर पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करेंगे, तो गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले, जो ये इस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपसे पूछे किस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे वेब मिलर। ठीक है, क्या होगा, तो वेब मिलर। कैसे याद रखोगे, तो सविनय के साथ, सविनय के साथ मिल। ठीक है, क्या हो रहा है, तो सविनय के साथ क्या हो रहा है, ये पत्रकार गांधी जी से मिल रहा है। सविनय के साथ मिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, सविनय के साथ मिल। ठीक है, याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था, तो आप आंसर करोगे वेब मिलर। अगर आपसे वही पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था, अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे लुई फिशर। ठीक है, क्या करोगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार था, तो आप आंसर करोगे लुई फिशर। ठीक है, अगर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो, तो अगर छोड़े तो फिसले, अगर छोड़े तो क्या हुआ, तो फिसले। भारत छोड़ो, तो छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन है, फिशर है। छोड़ दिए तो फिसल गए। और सविनय मिलर, ठीक है, सविनय के साथ क्या रहे, मिल रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूछा जाए कौन सा पत्रकार, तो वेब मिलर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार, तो आप आंसर करोगे लुई फिशर। ठीक है, याद रखिएगा। 1931 में अगर हम लोग बात करें तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है, क्या होगा, तो 5 मार्च 1931 को क्या हो रहा है, तो गांधी इरविन समझौता होगा। ठीक है, 1931 में क्या होगा, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा है। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा है। और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, तो दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा है और इसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो इरविन थे। ठीक है, इसी समझौते के बाद क्या होगा, इसी समझौते के बाद 23 मार्च 1931 को, ठीक है, कब, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को क्या हो जाएगी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गांधी अम्बेडकर समझौता 1932। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सेन कोटा दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। देखो, एक प्रश्न से हम लोग कितने सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कहता हूं रात में 8 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ा करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, एक ही प्रश्न से कितने सारे प्रश्नों को, कितने सारे फैक्ट्स को आप लोगों को रिवाइज कराता हूं, याद कराता हूं। ठीक है, तो अभी भी समय है, ध्यान पूर्वक सुन लो। मिड फरवरी से आपके बीएड के फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, या फिर आप अन्य किसी राज्य से बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो बिहार जो है मिड फरवरी के बाद से फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे बारी बारी से। तो आपके पास मुझे लगता है मैक्सिमम जो है 3 महीने का समय होगा। तो ये 3 महीने आपको मेरे साथ रात में 8 बजे यूट्यूब पर जरूर जुड़ना है। ठीक है, जरूर जुड़ना है अगर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, क्लियर करना है तो। ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं मेरे भाई। ठीक है, फिर कोई बात नहीं,
जब बीएड का रिजल्ट आ जाता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बाद में कहते हैं कि सर थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है सर 2 नंबर और आया होता तो सरकारी कॉलेज मिल जाता, सर सरकारी कॉलेज नहीं मिला, इसलिए अब अगली बार तैयारी करेंगे, 1 साल बर्बाद होने दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या आंसर करोगे? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या आंसर होगा? बताओ, सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या आंसर करोगे? आप आंसर कर दोगे कहाँ पर? केरल में, ठीक है। कहाँ पर? तो केरल में। सेनकोट्टा दर्रा केरल में है। और क्या हो जाएगा? और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहीं पर केरल में आपको पाल घाट दर्रा भी देखने को मिलेगा। कौन सा? तो पाल घाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा, ये दोनों आपको कहाँ पर? केरल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में आपको सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील देखने को मिलेगी। कौन सी? तो के भारत में ये जो है, भारत में सबसे लंबी झील आपको वेम्बनाड झील यहीं पर देखने को मिलेगी। और कौन सी झील? और अष्टमुडी झील, ठीक है। कौन सी? और अष्टमुडी झील। अगर हम लोग बात करें वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील आपको कहाँ पर? तो केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में कौन सा? तो ओणम उत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। कौन सा? केरल में ओणम उत्सव का आयोजन किया जाता है। केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल में क्या हो जाएगा? तो केरल में अगर हम लोग बात करेंगे ओणम उत्सव का आयोजन होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कथकली, यहाँ का नृत्य अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ का नृत्य क्या हो जाएगा? तो कथकली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा और कथकली हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मोहिनी अट्टम और कथकली हो जाएगा। केरल की अगर आपसे भाषा पूछ लेगा तो आप आंसर क्या करोगे? मलयालम, ठीक है। क्या हो जाएगा? केरल की भाषा क्या है? मलयालम। और केरल के लगभग पास में ही लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप की भी भाषा क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लक्षद्वीप की भाषा भी क्या है? तो लक्षद्वीप की एक भाषा मलयालम है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप की एक भाषा मलयालम है और दूसरी भाषा जो है वो महल है, ठीक है। क्या है? तो लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो ये आपसे पूछा गया आपके एग्जाम में कि महल कहाँ की भाषा है, ठीक है। पाल घाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा केरल में है। केरल में आपको सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको अष्टमुडी झील देखने को मिलेगी। केरल में ओणम उत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम यहाँ के लोक नृत्य हैं। मलयालम यहाँ की भाषा है और लक्षद्वीप की भाषा भी मलयालम है। और दूसरी लक्षद्वीपी जो भाषा है वो क्या है? वो महल है, ठीक है। याद रखिएगा, केरल में अगर हम लोग बात करें तो आपको साइलेंट वैली देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली आपको देखने को मिलेगा, शांत घाटी आपको देखने को मिलेगा। और ये साइलेंट वैली, शांत घाटी जैव विविधता के लिए फेमस है। किसके लिए? तो शांत घाटी, साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए जैव विविधता दिवस, पिछली बार आप पेपर उठा के देखो, आपके पेपर में पूछा गया ये प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? तो 22 मई को। ये प्रश्न पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। तो जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो आप आंसर करोगे कब? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगर आपसे जैव विविधता अधिनियम पूछ ले कि जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 2002 में, ठीक है। केरल में साइलेंट वैली, शांत घाटी आपको देखने को मिलेगा जो कि जैव विविधता के लिए फेमस है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। अधिनियम की बात करेंगे 2002 को मनाते हैं। और याद रखिएगा, और याद रखेंगे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, ये अगर हम लोग बात करेंगे ये अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? केरल है, ठीक है। केरल में अगर हम लोग बात करें कौन सा तट आपको देखने को मिलेगा? तो केरल में मालाबार तट देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा? केरल में आपको मालाबार तट देखने को मिलेगा। और मालाबार तट पर कौन सा मानसून वर्षा करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करता है। केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मालाबार तट है, मालाबार तट में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं? तो प्रारंभिक मानसून भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रारंभिक मानसून कहते हैं। और ये मानसून भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर वर्षा करता है, ठीक है। क्या करता है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा मानसून वर्षा करता है? तो सबसे अधिक क्षेत्र पर वर्षा अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक क्षेत्र पर वर्षा यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करोगे? तो केरल कर दोगे। क्या कर दोगे? तो केरल कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करना। स्मारक और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है,
स्मारक और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 9 सितंबर, 18 अप्रैल, 25 अप्रैल। बताओ, स्मारक और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? आपके एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जैसे पिछली बार जैव विविधता दिवस पूछा गया था। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? स्मारक और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग 18 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को बताइएगा कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से बताओ, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? देखते हैं कितने मेरे भाई बहन सही आंसर करते हैं। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, 14 अगस्त की अगर हम लोग बात करें, 14 अगस्त को जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारा छोटा भाई पाकिस्तान है, वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब? 14 अगस्त को। 25 अप्रैल को अगर हम लोग बात करें, मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, कौन सा? तो मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, कौन सा? तो मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, मलेरिया दिवस मनाते हैं। मलेरिया किससे होता है? तो मच्छरों से होता है, और मच्छरों में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मलेरिया किससे? तो प्रोटोजोआ से। याद रखिएगा, मच्छरों से तो होता है, साथ ही साथ याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन दे दिया कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तो आप याद रखोगे मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 18 अप्रैल। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करना। पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ है? बताइएगा, पाइक विद्रोह। अच्छा, यहाँ पर राज्य दे दिया है, तो राज्य तो हो जाएगा कौन सा? तो पाइक विद्रोह जो है ये राज्य होगा उड़ीसा। ठीक है, क्या होगा? तो राज्य होगा उड़ीसा। आपको वर्ष बताना, बताओ क्या हो जाएगा? तो पाइक विद्रोह अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य में हो रहा है। कब होगा? 1806 में, 1859 में, 1817 में, 1849 में। बताओ क्या हो जाएगा? पाइक विद्रोह किस वर्ष हो रहा है? राज्य तो मैंने उड़ीसा आप लोगों को बता दिया, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना क्या आ जाएगा? तो 1806 की अगर हम लोग बात करें तो देखो 1806 में क्या हो रहा है? तो बेल्लौर विद्रोह होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1806 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेल्लौर विद्रोह होगा, जहां पर क्या होगा? जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें पगड़ी पहनने, माथे पर तिलक लगाने, कान में कुंडल पहनने आदि, माथे पे चंदन लगाने आदि चीजों को लेकर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और इसी चीज को लेकर के 1806 में क्या होगा? विद्रोह होगा। ठीक है, भारतीय सैनिकों को लगेगा कि अंग्रेज हमारे धार्मिक मामलों में, हमारे सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। 1859 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1859 में क्या हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नील आंदोलन होगा। ठीक है, क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल के 1859 में अगर हम लोग बात करेंगे तो नील आंदोलन होगा। ठीक है, 1859 में नील विद्रोह हो रहा है, नील आंदोलन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 1849 में, तो 1849 में आपको पता है क्या हो रहा है? तो 1849 में एक तो जैतपुर और संभलपुर का विलय किया जाएगा। क्या होगा? डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में जैतपुर संभलपुर का विलय किया जाएगा। साथ ही साथ याद रखना 1849 में पंजाब का भी अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, 1849 में जैतपुर संभलपुर का विलय किया जाएगा और पंजाब का भी विलय किया जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1817। पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था, उड़ीसा राज्य में हुआ था। ठीक, 1859 की अगर हम लोग बात करें तो 1859 में नील आंदोलन हो रहा है। कहाँ पर होगा? तो आप आंसर करोगे पश्चिम बंगाल के नदिया में। ठीक है, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग बात करेंगे तो नदिया जिला था, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नदिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नील आंदोलन होगा। कौन इसका नेतृत्व करेगा? तो दो भाई हैं। कौन है? एक तो विष्णु विश्वास है। ठीक है, कौन है? एक तो विष्णु विश्वास है, एक तो विष्णु विश्वास है और दूसरे दिगंबर विश्वास। ठीक है, कौन है? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये दो भाई जो हैं ये नील आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और इस नील आंदोलन का उल्लेख कौन कौन किन किन पत्रिकाओं में होगा? तो याद रखना, नील आंदोलन का उल्लेख दो पत्रिकाओं में किया जाएगा। कौन कौन सी? तो एक है हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, कौन सी है? तो एक पत्रिका है हिंदू पैट्रियाट। इस हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के संपादक कौन है? आप आंसर करोगे किसको? आप आंसर करोगे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, किसको? हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी जो है ये हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के संपादक हैं, और इन्होंने नील आंदोलन का उल्लेख किया था। और दूसरी जो पत्रिका है वो कौन सी है? तो वो है नील दर्पण। ठीक है, कौन सी है? तो दूसरी पत्रिका जो है वो है नील दर्पण, और इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं दीन बंधु मित्र। ठीक है, कौन है? तो इसके संपादक कौन है? दीन बंधु मित्र हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न का आंसर करना। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? बताएंगे क्या हो जाएगा। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? सीएजी का तात्पर्य क्या है? तो सीएजी का तात्पर्य है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, क्या है? तो सीएजी का तात्पर्य क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, जिन्हें हम लोग और क्या करते हैं, जिनको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो जिनको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इनका उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति अगर हम लोग बात करेंगे कौन करेगा? इनका शपथ अगर हम लोग बात करेंगे कौन करेगा? इनका त्यागपत्र अगर हम लोग बात करेंगे कौन करेगा? तो नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र, ये तीनों काम कौन करता है? ये तीनों काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, कौन करेंगे? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, शपथ राष्ट्रपति दिखलाते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति लेते हैं। अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया है। इसको हटाने की प्रक्रिया अगर आपसे पूछा जाए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो आंसर क्या करोगे? आप कहोगे महाभियोग। ठीक है, क्या है? तो आप आंसर करोगे महाभियोग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो आप आंसर करोगे महाभियोग। और ये जो महाभियोग है, जो ये महाभियोग प्रस्ताव है, ये क्या होगा? तो ये दो आधारों पर लाया जाएगा। कौन कौन से आधार हैं? तो एक है सिद्ध कदाचार। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव दो आधारों पर लाया जाएगा। एक है सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, सीएजी जो है, इसको दो आधारों पर महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग प्रस्ताव दो आधारों पर लाया जाएगा, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। किस अनुच्छेद में प्रावधान? अनुच्छेद 148 में। नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल पूछा जा रहा है, इसका कार्यकाल क्या होता है? तो आप आंसर करोगे 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, क्या करोगे? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग कर दिए गए? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग कर दिए गए? 1773, 1858, 1935, 1784। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ठीक है, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रात में 8 बजे से ये क्लास हम लोगों की चलती है और इससे जुड़ना ना भूला करिए। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग कर दिए गए? आप आंसर कर दोगे 1784। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो 1784 में कौन सा एक्ट आ रहा है? आप आंसर करोगे पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग कर दिए गए। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 1773 में कौन सा एक्ट आ रहा है? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ठीक है, कौन सा? तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 के द्वारा। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण काम होंगे। ठीक है, याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दो महत्वपूर्ण काम होंगे। कौन कौन से काम होंगे? एक तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। ठीक है, क्या होगा? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। अगर हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हो रहा है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। और जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसको बनाया जाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा एलिजा इम्पे को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी और इस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा एलिजा इम्पे को। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक काम तो ये होगा। दूसरा काम महत्वपूर्ण क्या होगा 1773 के एक्ट से? दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होगा वो ये होगा कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया?
बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अगर आपसे पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए बंगाल का, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, किसको, तो वारेन हेस्टिंग्स को याद रखिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल सबसे लंबा है। अगर आपसे पूछा जाए किसका सबसे लंबा कार्यकाल है, तो आप आंसर करोगे वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, किसका, तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल सबसे लंबा है। और वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला था। ठीक है, जब ये वापस इंग्लैंड जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा है और ये जब वापस जाता है तो इसके ऊपर क्या होगा, तो इसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, इसने पंचवर्षीय 5 वर्षीय बंदोबस्त को लागू किया था। याद रखिएगा क्या होगा, तो इसने 5 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था या फिर कहेंगे बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, किसने किया था, इसने 5 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था या फिर बंदोबस्त को लागू किया था। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1784 के एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग कर दिए गए। अगर हम लोग 1858 के एक्ट की बात करें तो 1858 के एक्ट से आपको पता है क्या किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या किया गया था, तो 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था, तो ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया, ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया था। ठीक है, 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया था। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौसम परिवर्तन होता है, बताओ बताओ मौसम परिवर्तन होता है तो किसके कारण होता है, बताओ मौसम परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, या फिर परिभ्रमण और घूर्णन दोनों के कारण। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो, अगर हम लोग बात करें, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और जब ये पृथ्वी हमारी क्या करती है, तो जब ये हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, अपने ही अक्ष पर क्या करती है, घूमती है। ठीक है, जब अपने ही एक ही अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या करते हैं, इसी को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिन और रात होता है। ऐसे प्रश्नों को भी तुम लोग गलत करोगे क्या भाई, ऐसे प्रश्नों को भी गलत करोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, बताओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो घूर्णन गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति कहते हैं, इसकी वजह से दिन रात होता है। और जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, जब हमारी पृथ्वी इस तरीके से क्या करती है, परिक्रमा करती है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूमते हुए इस तरीके से परिक्रमा करती है, तो ये पृथ्वी की कौन सी गति होती है, तो ये होती है परिक्रमण गति। कौन सी होती है, ये होती है परिक्रमण गति होती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। क्या करते हैं, इसी को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। क्या आंसर करोगे, तो मौसम परिवर्तन पूछ रहा, ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे। क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, परिक्रमण गति के कारण। क्या करोगे, तो परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखना, परिभ्रमण गति और घूर्णन गति ये दोनों एक ही होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिन और रात होता है। क्या होता है, इसकी वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, अच्छा, जरा मुझे फटाफट जरा जल्दी से बताओ कि जो सूर्य ग्रहण है, जल्दी से जरा मुझे फटाफट बताओ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हो, जल्दी से बताओ। जो ये सूर्य ग्रहण है, ये पूर्णिमा को लगता है या अमावस्या को लगता है, जल्दी से बताओ। सूर्य ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को लगता है या अमावस्या को लगता है, जल्दी से बताओ। सूर्य ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को लगता है या अमावस्या को लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जल्दी से बताओ। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा को लगेगा या अमावस्या को लगेगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर करोगे, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को या अमावस्या को, क्या आंसर करोगे। तो सूर्य ग्रहण जो है ये
अमावस्या को लगता है, ठीक है। कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अगर हम लोग बात करेंगे कब लगता है? अमावस्या को लगता है। और पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। क्या होता है? पूर्णिमा को अगर हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को लगता है। नागिन सीरियल नहीं देखे क्या? आज अमावस्या की काली रात है ना, आज है बलि देना पड़ेगा, नहीं तो नागिन की शक्तियां जिंदा हो जाएंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो अमावस्या, सूर्य ग्रहण। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? बताओ क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? अच्छा, अगर आपसे इस नियोजन समिति की बात करें तो इस नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? अगर आपसे ये पूछ ले कि इस नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आंसर क्या करोगे? आप आंसर कर दोगे जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष है ये किसको बनाया गया? आप आंसर कर दोगे जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब आपसे भी ये पूछा जाए कि किस अधिवेशन में इसका गठन किया गया? कोलकाता अधिवेशन, कराची अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कब हो रहा है? ये हो रहा है 1938 में, ठीक है। कब हो रहा है? तो हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है 1938 में। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कौन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। और इसी अधिवेशन में क्या होगा? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें, इनका जन्म कब हो रहा है? इनका जन्म 23 जनवरी को हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? इनका जन्म 23 जनवरी को हो रहा है। 23 जनवरी को क्या करते हैं? तो देश नायक दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? तो 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाते हैं। नेताजी को देश नायक किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? आप आंसर करोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या किया था? तो देश नायक कहा था। अगर नेताजी की बात करें तो नेताजी के राजनैतिक गुरु कौन थे? नेताजी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आप आंसर करोगे सी आर दास। नेताजी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आप आंसर करोगे सी आर दास। नेताजी की अगर आपसे बुक पूछ ले तो आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। क्या करोगे? नेताजी के राजनैतिक गुरु कौन थे? सी आर दास थे। नेताजी की अगर हम लोग बात करेंगे पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियन स्ट्रगल है। नेताजी ने 1939 में अगर हम लोग बात करें तो नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? बताओ क्या आ जाएगा? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ये हमारा प्यारा क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, प्यारा भारत है। और ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखो गुजरात में कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात में अगर हम लोग बात करेंगे कांडला बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, ठीक है। बम्बई में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो बम्बई बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा? तो एक तो बम्बई बंदरगाह है, और एक कौन सा? और एक नोहावा सोवा है, ठीक है। बम्बई में कौन कौन सा है? तो एक जो है बम्बई बंदरगाह है, और एक नोहावा सोवा है। और नोहावा सोवा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया, ठीक। गोवा में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा में कौन सा है? तो गोवा में मरमू गोवा है, ठीक है। कौन सा? मरमू गोवा है, ठीक है। कौन सा? गोवा में मरमू गोवा है। अगर हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कौन सा है? तो आप आंसर करोगे न्यू मंगलौर, ठीक है। कौन सा? तो कर्नाटक में न्यू मंगलौर है, ठीक है। कौन सा? तो न्यू मंगलौर कर्नाटक में है। अगर हम लोग केरल में बात करेंगे तो केरल में कौन सा? तो कोचीन है, ठीक है। कौन सा? केरल में कोचीन है। अगर हम लोग तमिलनाडु में बात करेंगे तो तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? तो चेन्नई है, ठीक है। कौन सा? तो चेन्नई है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में कौन सा? विशाखापत्तनम है, ठीक है। कौन सा? आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे पारादीप है, ठीक है। कौन सा? तो उड़ीसा में पारादीप है, ठीक है। कोलकाता में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो हल्दिया है, ठीक है। कौन सा? तो कोलकाता में एक तो हल्दिया है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा कोलकाता है, ठीक है। कौन सा? दूसरा कोलकाता बंदरगाह है। और जो ये कोलकाता बंदरगाह है इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? तो जो कोलकाता बंदरगाह है इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया, ठीक। तो पारादीप बंदरगाह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा?
तो सी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लावा किस राज्य का नृत्य है? बताइएगा, लावा किस राज्य का नृत्य है? क्या हो जाएगा? लावा किस राज्य का नृत्य है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। बताइएगा क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो सेशन लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं 30 प्रश्न कराने वाला हूं और अभी सिर्फ 15 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो जिसको देर हो रही है या जिसको कोई दूसरी क्लास लेनी है तो वो जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है मेरे भाई, ना आने पर न जाने पर, जब मन हो तब आओ, जब मन हो तब जाओ। तो अगर किसी को दिक्कत है तो वो जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, बाद में अगर देखना चाहे तो देख सकता है, नहीं मन है तो ना देखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइएगा? लावा किस राज्य का नृत्य है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे लक्षद्वीप। क्या आंसर करोगे? तो लक्षद्वीप का नृत्य है लावा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। किससे? मूंगा चट्टानों से हुआ है, इसलिए लक्षद्वीप को प्रवालीय द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसलिए लक्षद्वीप को प्रवालीय द्वीप भी कहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कारावर्ती है। ठीक है, कावर्ती या कारावर्ती कहोगे। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। साक्षरता में अगर हम लोग बात करें तो साक्षरता में ये सबसे ऊपर है। ठीक है, क्या है? तो साक्षरता में अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉप पर है। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप को केरल हाई कोर्ट से संबंधित किया गया है। केरल हाई कोर्ट से क्या किया गया? जोड़ा गया। लक्षद्वीप को किस हाई कोर्ट से जोड़ा गया? तो केरल हाई कोर्ट से जोड़ा गया। लक्षद्वीप की अगर भाषा पूछा जाए तो एक आंसर करोगे कौन सी? मलयालम भाषा है। ठीक है, कौन सी? लक्षद्वीप की कौन सी? मलयालम भाषा है। और दूसरी कौन सी? दूसरी महल भाषा है। ठीक है, लक्षद्वीप प्रवालीय द्वीप है। कारावर्ती यहाँ की राजधानी है। क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे ऊपर है। केरल हाई कोर्ट से इसको जोड़ा गया है। मलयालम और महल यहाँ की भाषा है। और अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे। किसकी? 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो 9 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच है? तो आप आंसर करोगे किसको? तो आप आंसर करोगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो आप आंसर करोगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। पांडिचेरी की अगर हम लोग बात करें तो पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? तो पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। और पांडिचेरी 1954 में 1954 में क्या हो रहा है? पांडिचेरी आजाद हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था और 1954 में पांडिचेरी आजाद होगा। पांडिचेरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। ठीक है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे कितने जिले हैं तो आप आंसर करोगे 4 जिले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेगा। सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है? बताओ, सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। क्या हो जाएगा? सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? क्या आंसर करेंगे? तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी? ब्यास नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्यास नदी पर आपको पोंग बांध परियोजना देखने को मिलेगी। कौन सी? तो ब्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना देखने को मिलेगी। रावी नदी पर अगर हम लोग बात करें, रावी नदी पर आपको रंजीत सागर बांध। ठीक है, कौन सा? तो रंजीत सागर बांध। ठीक है, रंजीत सागर बांध। और क्या हो जाएगा? और आपको थीन बांध देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रंजीत सागर बांध और थीन बांध। रंजीत सागर बांध और थीन बांध ये दोनों आपको कहाँ पर? तो रावी नदी पर। झेलम नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी? तो उरी परियोजना। ठीक है, कौन सी? तो झेलम नदी पर अगर हम लोग बात करें तो उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। कौन सी? उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। ठीक है, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना आपको झेलम नदी पर। चिनाव नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो चिनाव नदी पर आपको कौन कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी? तो चिनाव नदी पर आपको सलाल परियोजना देखने को मिलेगी। कौन सी? सलाल परियोजना देखने को मिलेगी। आपको बगलिहार परियोजना देखने को मिलेगी। कौन सी? तो बगलिहार परियोजना आपको देखने को मिलेगी। और कौन सी? और दुलहस्ती परियोजना देखने को मिलेगी। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं आपको कहाँ पर? चिनाव नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चिनाव नदी का अगर आपसे वैदिक कालीन नाम पूछ ले, आंसर क्या करोगे? वैदिक कालीन नाम अस्किनी है। चिनाव नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? अस्किनी है। ठीक है, झेलम नदी की बात करेंगे तो झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? तो आप आंसर करोगे बितस्ता। क्या आंसर करोगे? तो झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम बितस्ता है। रावी नदी की बात करेंगे तो रावी नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? परुष्णी है। ठीक है, क्या है? तो वैदिक कालीन नाम परुष्णी है। ठीक है, ब्यास नदी का वैदिक कालीन नाम अगर आपसे पूछा जाए, आंसर क्या करोगे?
तो बिपाशा है, ठीक है, क्या है, तो बिपाशा है, ठीक है, बिपाशा है। झेलम नदी के किनारे क्या हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर पोरस युद्ध हुआ था, ठीक है, क्या होता, तो झेलम नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो सिकंदर पोरस युद्ध हुआ था, ठीक है, सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है वो कौन सी, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। रावी नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 राग युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें एक तरफ भरत जन के नेता थे, सुदास थे, ठीक है, तो 10 राग युद्ध आपको कहाँ पर, रावी नदी के किनारे। अब ब्यास नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहीं से क्या हो रहा है, सिकंदर लौट गया, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे से सिकंदर क्या हुआ था, तो सिकंदर लौट गया था, याद रखिएगा, ब्यास नदी के किनारे से ही सिकंदर लौट गया, ठीक है। ब्यास नदी के किनारे आकर के सिकंदर की विश्व विजेता बनने की प्यास बुझ गई, ब्यास प्यास, ब्यास प्यास, ठीक है। तो ब्यास नदी के किनारे आकर के सिकंदर की विश्व विजेता बनने की प्यास बुझ गई, तो याद रखिएगा, तो ब्यास नदी से सिकंदर लौट गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डंकन पास किन के मध्य बताइएगा, तो डंकन पास किसके मध्य स्थित है, अंडमान और निकोबार, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। बताना क्या हो जाएगा, डंकन पास किसके बीच में स्थित है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे, बताइएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, डंकन पास किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। बताइएगा क्या हो जाएगा सभी मेरे प्यारे भाई बहन, जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे आप, आंसर करोगे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ठीक है, क्या हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ठीक है। अगर हम लोग उत्तरी अंडमान की बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान पर क्या हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अंडमान पर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान पर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सैडल चोटी, ठीक है। मध्य अंडमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य अंडमान क्या है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान की बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तो ये सबसे बड़ा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान पर क्या है, तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, क्या है, तो दक्षिणी अंडमान पर अगर हम लोग बात करेंगे तो राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिणी अंडमान की बात क्या आता है, लघु अंडमान, ठीक है, क्या आता है, लघु अंडमान, और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के ही बीच में क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में ही क्या है, तो आप आंसर करोगे क्या है, तो इनके बीच में ही आपको डंकन पास देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनके बीच में ही आपको डंकन पास देखने को मिलेगा। लघु अंडमान के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको कार निकोबार देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, तो लघु अंडमान के नीचे आपको कार निकोबार देखने को मिलेगा, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको क्या होगा, तो 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 डिग्री। उत्तरी अंडमान पर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है, मध्य अंडमान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लघु अंडमान आता है तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, तो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ग्रेट निकोबार आएगा, और ग्रेट निकोबार पर आपको पता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसको क्या करते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, क्या करते हैं, तो जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, जिसको क्या करते हैं, जिसको पारसन पॉइंट भी कहते हैं, क्या करते हैं, जिसको पारसन पॉइंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है, बताओ क्या हो जाएगा, तो अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है, तो ये तो आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया है, क्या हो जाएगा, तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील कहाँ पर, तो केरल में है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में आपको कौन सी, तो पुलिकट झील, ठीक है, कौन सी, तो पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में आपको पुलिकट झील, और कौन सी, और कोलेरू झील, ठीक है, कौन सी, तो पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये दोनों झील आपको कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग पुलिकट की बात करें, अगर हम लोग पुलिकट की बात करें तो ये जो पुलिकट है ये क्या होगा, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है, क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है कौन सी, पुलिकट झील, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश की तरफ है, इसलिए आंध्र प्रदेश हम लोग आंसर करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो तो अब आप तमिलनाडु को भी आंसर कर सकते हैं। पहले आप आंध्र प्रदेश कीजिएगा, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो तमिलनाडु कीजिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू झील है,
ठीक है। केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो वेम्बनाड और अष्टमुडी झील है। अगर हम लोग लोकटक की बात कर लें, लोकटक झील, तो लोकटक झील कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पर, तो लोकटक झील मणिपुर में है। और इसी झील में आपको क्या हो जाएगा, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, कौन सा, तो आप आंसर करोगे काबू लाम जाओ। ठीक है, कौन सा, तो काबू लाम जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो काबू लाम जाओ एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर, तो यहीं पर मणिपुर में देखने को मिलेगा, लोकटक झील में। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है, गंगा, चंबल, सोन, गोमती, कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, क्या आंसर करिएगा, गंगा, चंबल, सोन, गोमती, क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप लोग आंसर करोगे किसको, गोमती को। ठीक है, कौन सी, तो गोमती को। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो आप आंसर करोगे पीलीभीत में फुल्लहर झील से। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में अगर हम लोग बात करेंगे तो पीलीभीत में फुल्लहर झील से। ठीक है, कहाँ से, तो फुल्लहर झील से निकलती हैं। ठीक है, पीलीभीत में फुल्लहर झील से गोमती नदी निकलती है और मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है। ठीक है, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, ये सभी शहर जो हैं ये कौन सी, तो गोमती नदी के किनारे ही है। ठीक है, अगर हम लोग चंबल की बात करें तो चंबल किसकी सहायक है, तो चंबल पर सबसे पहले तो याद रखना, चंबल पर गांधी सागर परियोजना है, कौन सी, तो गांधी सागर परियोजना है, चंबल पर गांधी सागर परियोजना है, कहाँ पर, आंसर करोगे मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना है। और ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पर हैं, तो ये दोनों परियोजनाएं राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो चंबल नदी पर 3 परियोजना है, चंबल नदी पर 3 परियोजना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान में। चंबल नदी जो है वो किसकी, तो चंबल नदी जो है वो याद रखिएगा किसकी, यमुना की सहायक है। चंबल नदी किसकी, तो यमुना की सहायक है। चंबल नदी यमुना की सहायक है। ठीक है, चंबल नदी यमुना की सहायक। सोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोन गंगा की सहायक है। सोन किसकी सहायक है, तो सोन गंगा की सहायक है। ठीक है, सोन किसकी सहायक है, तो आप आंसर करोगे सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोमती नदी। आगे बढ़िएगा, पोपा ज्वालामुखी किस देश में है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो पोपा ज्वालामुखी किस देश में है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, बताइएगा क्या हो जाएगा, पोपा ज्वालामुखी किस देश में है, जल्दी से बताएंगे, पोपा ज्वालामुखी किस देश में है, क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे आप म्यांमार में। ठीक है, कहाँ पर, तो म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो आंसर करोगे नायपियडा। ठीक है, क्या है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है, आंसर करोगे नायपियडा। मुद्रा क्या है, तो आंसर करोगे क्या, क्यात। ठीक है, क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात। ठीक है, राजधानी क्या है, नायपियडा। 1935 के एक्ट से क्या किया गया, तो 1935 के एक्ट से भारत से अलग किया गया। ठीक है, 1935 के एक्ट से भारत से म्यांमार को अलग किया गया। 1935 के एक्ट से भारत से अलग किया गया। ठीक है, 1935 के एक्ट से भारत से अलग किया गया, किसको, भारत से अलग किया गया म्यांमार को। ठीक है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने, तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं, आंसर करोगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर और क्या हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 1935 के एक्ट से अलग किया गया। नायपीड़ा राजधानी है, क्या यहाँ की मुद्रा है। और याद रखना म्यांमार की जीवन रेखा, जीवन रेखा कौन सी नदी, तो जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा जो है वो इरावदी नदी है। कौन सी, इरावदी नदी, म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी है। म्यांमार में हिमालय की श्रृंखला को क्या कहते हैं, अराकान योमा। हिमालय की जो श्रृंखलाएं म्यांमार में चली गई हैं, म्यांमार में प्रवेश कर जाती हैं, उनको अराकान योमा कहते हैं। हिमालय की जो श्रृंखला म्यांमार में प्रवेश कर जाती है उसको अराकान
योमा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। ठीक, सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ, बताओ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखेंगे 1930 में। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 1930 की घटना है। गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी इरविन को, ठीक है, क्या करेंगे, इरविन को, गांधी जी इरविन को 11 सूत्री मांग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 11 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो गांधी जी इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखते हैं कि हमारी इन सारी बातों को मान लीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे। तो गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखी थी, और जब इरविन ने इन 11 सूत्री मांगों को क्या कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, तो गांधी जी नाराज हो गए। 11 सूत्री मांगों को जब नहीं माना गया तो ये क्या किए, तो ये 12 तारीख से, ठीक है, क्या किए, तो ये 12 मार्च 1930 से क्या कर दिए, तो दांडी यात्रा शुरू किए। ठीक है, क्या किए, 12 मार्च 1930 से क्या किए, दांडी यात्रा शुरू किए। कहाँ से शुरू किए, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से, तो 12, याद रखिएगा 11-12 इस तरीके से आप याद रखिएगा कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। जब गवर्नर जनरल इरविन इसको मानने से अस्वीकार कर देते हैं तो गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी 12 तारीख को, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू कर देंगे। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ चलना शुरू कर देंगे। और कब, तो 5 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा इस दौरान क्या होगा, इस दौरान कुल 24 दिन की यात्रा होगी। कितने दिन की, 24 दिन की यात्रा होगी। 241 मील की क्या होगा, 241 मील की दूरी गांधी जी तय करेंगे। और क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ते हैं, और यहीं से क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, अच्छा, जब ये ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, अभी जल्दीबाजी नहीं, हाँ बिल्कुल अभी जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, तो 6 अप्रैल क्या होगा, 1930 को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है आपको पता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होगा, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते से क्या हो जाएगा, इस समझौते में कहा गया कि गांधी जी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए भाई। क्या होगा, दिल्ली समझौता होगा, या फिर कहेंगे गांधी इरविन समझौता होगा। इस समझौते में क्या किया जाएगा, इस समझौते में कहा जाएगा कि गांधी जी आप क्या करिए, समझौता जो है वो जो है, इस समझौते में कहा जाएगा कि गांधी जी आप क्या करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू बंद कर दीजिए, और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो गांधी जी क्या होते हैं, तो गांधी जी 1931 में अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाते हैं, लेकिन वहां पर बात नहीं बनती है। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचते हैं और बात नहीं बनती है, तो गांधी जी वापस लौट के आने पर क्या करेंगे, 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। 1932 में क्या करेंगे, तो गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, आगे चल करके ये आंदोलन समाप्त होगा कब, 1934 में। क्या होगा, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ, तो अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब, तो 1934 में समाप्त हुआ। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। क्या होगा, तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त होगा। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी, जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दीबाजी नहीं करना है। जरासंध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, बिहार वाली, फटाफट बताओ, बिहार वाले फटाफट बताओ भाई, करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है, करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है, बताओ क्या हो जाएगा। तो जरासंध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया गया, गया में किया गया, राजगीर में किया गया, नालंदा में किया गया, पटना में किया गया। कहाँ पर किया गया, जरासंध मगध के राजा थे। आपने कृष्ण, आपने महाभारत और कृष्णा देखा होगा ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भीम है वो जरासंध की हत्या करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि जरासंध को क्या करो, जरासंध की जो टांग है उसको चीर करके और दोनों विपरीत दिशा में फेंक दो, तो क्या होगा, तो वो नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो उस तरीके से आपने देखा होगा, जरासंध जो है मल्ल युद्ध का, कुश्ती का बहुत बड़ा पहलवान था। ठीक है, उसको कोई पराजित नहीं कर पाता था, तो भीम जाकर के उसको पराजित करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जरासंध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया गया था, आप आंसर करोगे राजगीर में। कहाँ पर, तो आप आंसर करोगे कहाँ पर, राजगीर में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करना। द्वितीय अशोक किसे कहा गया, बताओ, द्वितीय अशोक किसे कहा गया, हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को, कुमारगुप्त को, बताओ क्या कहा गया। तो द्वितीय अशोक किसे कहा गया, हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को, कुमारगुप्त को। क्या हो जाएगा, देखो हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो हर्षवर्धन को क्या किया गया, शिलादित्य कहा गया।
हर्षवर्धन को क्या कहा गया? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया। ठीक है, क्या किया गया? शिलादित्य कहा गया। हर्षवर्धन की 3 किताबें फटाफट लिखो, हर्षवर्धन की 3 किताबें फटाफट कमेंट में छापो। हर्षवर्धन की 3 किताबें फटाफट लिखो जल्दी से। क्या होगा? जल्दी से हर्षवर्धन की 3 किताबों के नाम लिखो। समुद्रगुप्त को क्या करते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, क्या किया गया? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा है? तो वी ए स्मिथ ने कहा। किसने कहा? वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 किताबें कौन कौन सी हैं? बहुत अच्छे, क्या आंसर करोगे? तो नागानंद, क्या हो जाएगा? नागानंद, रत्नावली, रत्नावली और क्या हो जाएगा? प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की 3 किताबें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। 3 किताबें किसकी? हर्षवर्धन की हो जाएंगी। इन्हीं के दरबार में क्या हो जाएगा? इन्हीं के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट की भी 2 किताबें, बाणभट्ट की 2 किताबें फटाफट लिखो। बाणभट्ट की 2 किताबें कौन सी होगी? जल्दी से लिखो। ठीक है, अगर हम लोग कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्या किया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और कुमारगुप्त के सिक्कों पर क्या होता है? तो मोर, मयूर की आकृति मिलती है। क्या होता है? कुमारगुप्त के सिक्कों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मोर की, मयूर की आकृति मिलती है, कार्तिकेय की आकृति मिलती है। क्या होता है? तो मोर की, कार्तिकेय की आकृति मिलती है। ठीक है, मोर की और कार्तिकेय भगवान की आकृति किसके? कुमारगुप्त के सिक्कों पर मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, कुमारगुप्त का दूसरा नाम क्या मिलता है? आप आंसर करोगे श्री महेंद्र, या फिर कहोगे महेंद्रादित्य। क्या कहोगे? श्री महेंद्र, या फिर कहोगे महेंद्रादित्य जो है ये किसका? कुमारगुप्त का नाम मिलता है। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता था? कनिष्क को कहते थे। क्या करते थे? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था। बाणभट्ट की 2 किताबें कौन सी होंगी? बहुत अच्छे, क्या करोगे? हर्षचरित और कादम्बरी। क्या कर दोगे? तो हर्षचरित और कादम्बरी, ये 2 किताबें किसकी हो जाएंगी? ये 2 किताबें बाणभट्ट की हो जाएंगी। इन्हीं के समय में क्या होगा? तो हर्षवर्धन के समय में ही आपको पता है हेनसांग भी आया था। ठीक है, कौन आया था? हेनसांग भी आया था। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? क्या आंसर करोगे? सी यू की है। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? तो सी यू की। हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग भी हर्षवर्धन के समय में आया था। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। क्या हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क के समय में हुई थी। जरा जल्दी से बताओ, चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? जल्दी से बताओ जरा, चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? जो चौथी बौद्ध संगीत है, ठीक है, चौथी जो बौद्ध संगीत है इसकी अध्यक्षता किसने की? चौथी बौद्ध संगीत कहाँ पर? तो कश्मीर में हो रही है, कुंडलवन कश्मीर में हो रही है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आंसर करोगे? वसुमित्र। कौन करेंगे? तो चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र करेंगे। उपाध्यक्षता कौन करेंगे? अश्वघोष करेंगे। कौन करेंगे? अश्वघोष करेंगे। ठीक, और कनिष्क के दरबार में ही वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सब लोग रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? नागार्जुन भी रहते थे और चरक भी रहते थे। ठीक है, नागार्जुन और चरक भी रहते थे। नागार्जुन को क्या करते थे? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को क्या करते हैं? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और चरक कौन थे? तो ये चिकित्सक थे, याद रखिएगा। क्या थे? तो चरक जो है ये प्राचीन भारत में कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन, चरक, वसुमित्रा, सुघोष, ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क चौथी बौद्ध संगीत इसी के समय में हो रही है। अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष कर रहे हैं। ठीक, कनिष्क ने ही क्या किया था? शक संवत भी चलवाया था। कनिष्क ने क्या किया था? शक संवत चलवाया था। कब चलवाया था? शक संवत चलवाया था। कब चलवाया था? 78 एडी में, 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताओ क्या हो जाएगा? तो बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? जल्दी से बताना क्या हो जाएगा? बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? क्या आंसर करोगे सभी मेरे भाई बहन? जल्दी से बताओ, बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर दोगे कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपको बुक्सा देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आपको जल्दा पारा देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? जल्दा पारा देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आपको क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको सुंदरवन देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो सुंदरवन, सुंदरवन, जल्दापारा, बुक्सा, ये सब आपको कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा? तो सिमिलीपाल। ठीक है, कौन सा? तो सिमिलीपाल। उड़ीसा में सिमिलीपाल आपको देखने को मिलेगा। और कौन सा? भीतर कनिका देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो भीतर कनिका देखने को मिलेगा। तो सिमलीपाल और भीतर कनिका, सिमलीपाल और भीतर कनिका आपको कहाँ पर? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर,
प्रबुद्ध भारत किसकी रचना है, बताओ क्या हो जाएगा। प्रबुद्ध भारत किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता। बताओ प्रबुद्ध भारत किसकी रचना है, क्या आंसर करोगे। प्रबुद्ध भारत किसकी रचना है, क्या आंसर करोगे। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता। क्या आंसर करोगे। करेक्ट आंसर हो जाएंगे कौन, आप आंसर कर दोगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद की हम लोग बात करें, प्रारंभिक नाम इनका क्या है, तो प्रारंभिक नाम आप आंसर करोगे क्या, नरेंद्र आंसर कर दोगे। क्या करोगे, तो नरेंद्र आंसर कर दोगे। ठीक, 1893 में ये क्या हो रहा है, तो ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो ये शिकागो, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में क्या हो रहा है, तो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना। 1897 में ये क्या करेंगे, तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर ये क्या करेंगे, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रारंभिक नाम नरेंद्र है। ठीक है, किसके कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था, तो खेतड़ी के राजा थे। ठीक है, खेतड़ी के राजा के कहने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या किया था, विवेकानंद किया था। ठीक है, प्रबुद्ध भारत इन्हीं की रचना है, स्वामी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है वो कब मनाते हैं, तो वो 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, 1985 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं, 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। जरा फटाफट बताओ, विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ, विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा, विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 9, 5, 15, 7। क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पूछ ले, तो स्थापना आंसर क्या करोगे, तो स्थापना कब हो रही है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हो रही है, क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे 1946 में हो रही है। ठीक है, अच्छा, आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे द हेग में है। ठीक है, कहाँ पर, तो द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर, तो द हेग नीदरलैंड में क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। स्थापना 1946 में हो रही है। न्यायाधीशों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर करोगे 15 होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, आप आंसर करोगे 15 होती है। अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले कि कार्यकाल क्या है, ठीक है, कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या है, तो कार्यकाल क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे 9 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष। संख्या कितनी होती है, 15। अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पहले भारतीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय कौन थे, ठीक है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे नगेंद्र सिंह। ठीक है, क्या नाम हो, तो आप आंसर करोगे नगेंद्र सिंह। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप आंसर करोगे नगेंद्र सिंह। कार्यकाल 9 वर्ष। संख्या कितनी होती है, 15 होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड। स्थापना कब हो रही है, 1946। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, बताओ क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, जल्दी से बताना सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, क्या आंसर करोगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। देखो, अगर आपसे सरस्वती सम्मान पूछे, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे सरस्वती सम्मान पूछ ले, अगर आपसे क्या कर ले, व्यास सम्मान पूछ ले, ठीक है, तो क्या आंसर करोगे, तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान 1991। ठीक है, क्या आंसर करोगे, सरस्वती सम्मान पूछ ले क्या आंसर करोगे, तो 1991। व्यास सम्मान पूछ ले 1991। अगर आपसे भारत भारती पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे भारत भारती पूछ ले, भारत भारती जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर करोगे 1982। क्या आंसर करोगे, 1982 में भारत भारती सम्मान की शुरुआत हुई। अच्छा बताओ, भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, जल्दी से बताओ, भारत भारती किसकी रचना है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान 1991, भारत भारती सम्मान 1982। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1961 में देखो अर्जुन पुरस्कार है। 1961 में क्या है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, क्या है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार क्या हो जाएगा, 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। पहली बार किसको दिया गया, अगर पुरुष की बात करेंगे तो आंसर करोगे जी शंकर कुरुप को, जी शंकर कुरुप। ठीक है, जी शंकर कुरुप को दिया गया। ठीक है, और अगर महिला की बात करेंगे तो क्या आंसर करोगे, तो आशा पूर्णा देवी। ठीक है, क्या करोगे, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी को। ठीक,
1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाए पुरुष में पहली बार किसको दिया गया, आंसर करोगे जी शंकर गुरु। अगर महिला की बात करेंगे तो आशापूर्णा देवी। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे हिंदी में पूछ ले, अगर आपसे हिंदी में पूछ ले कि पहली बार किस पुरुष को दिया गया, तो आंसर क्या करोगे, तो आंसर करोगे सुमित्रा नंदन पंत। क्या करोगे, तो सुमित्रा नंदन पंत को। अगर महिला में पूछेगा तो किसको दिया गया, तो क्या आंसर करोगे, महादेवी वर्मा को। ठीक है, किसको, तो महादेवी वर्मा को। ठीक, भारत भारती के क्या हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त होंगे। क्या, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त होंगे। क्या, हिंदी मेरी कमजोर है भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1965। ठीक, अगले प्रश्न की था, वीर बाल दिवस कब मनाया था, बताओ वीर बाल दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, वीर बाल दिवस तो 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 अगस्त या फिर 26 अक्टूबर। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु जो थे, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे, तो इनके पुत्रों को, इनके लड़कों को औरंगजेब ने क्या किया था, दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, तो दीवार में चुनवा दिया था। और उन्हीं की याद में क्या होता है, वीर बाल दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी, 26 दिसंबर को। क्या आंसर करोगे, तो 26 दिसंबर को क्या करते हैं, वीर बाल दिवस मनाते हैं। किसकी याद में, तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की याद में। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न का आंसर करना, संस्कृत किस राज्य की राजकीय भाषा है, तो बताइएगा संस्कृत जो है किस राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है। संस्कृत किस राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। संस्कृत किस राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है, बताओ क्या आ जाएगा, तो संस्कृत किस राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, है ना। लगभग 1.5 घंटे होने जा रहे हैं और 1.5 घंटे से मैं लगातार बोले जा रहा हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ, है ना। तो एक बार सेशन को आप लोग अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप एकदम लगातार मैं बोले जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, तो संस्कृत किस राज्य की राजकीय भाषा है, क्या आंसर कर दोगे। देखो, एक तो उत्तराखंड है और एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड है और एक हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों की राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों की राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश जो है संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की जो राजकीय भाषा है क्या आ जाएगा, तो वो संस्कृत हो जाएगी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज क्या आ जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू हो जाएगी। जरा बिहार वाले बताओ, तुम्हारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, जल्दी से बताओ। बिहार वाले, बिहार वालों की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा बताइएगा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है। क्या करोगे आंसर, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की अगर हम लोग बात करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो इनकी इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। अगर हम लोग अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे, अगर हम लोग अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे, अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद की जो बुक है उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, क्या हो जाएगा, उन इनकी बुक का नाम क्या हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अगर हम लोग अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो इनकी बुक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इनकी बुक का नाम क्या है, तो माय स्ट्रगल है। ठीक है, क्या है, तो माय स्ट्रगल है। और अगर हम लोग बात करें द डिपार्टेशन ऑफ माई, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ठीक है, क्या जाएगा, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इन्हीं की एक और बुक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, क्या नाम है, तो अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया। और क्या हो जाएगा, और याद रखेंगे यंग इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये सब किसकी है, लाला लाजपत राय की है। लाला जी की अगर हम लोग बात करें तो लाला जी को क्या करते हैं, लाला जी को शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। लाला जी को क्या करते हैं, तो लाला जी को शेर पंजाब, शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले क्या थे, तो पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा यही थे, लाला जी थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कभी
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कभी 1920 में हुई, किसने की? तो एन.एम. जोशी ने की थी, नारायण मल्हार राव जोशी ने की थी। ठीक है, किसने? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में नारायण मल्हार राव जोशी ने की थी। और इसके पहले अध्यक्ष क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तकों के नाम क्या है? या अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिए। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब से बनाया गया? निर्वाचन आयोग, अच्छा अगर निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर है? तो क्या आंसर करोगे? तो भाग कहाँ पर है? भाग 15 में। भाग 15 अनुच्छेद 324 में क्या हो रहा है? 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई कब? तो आंसर करोगे 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और क्योंकि 25 जनवरी को की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में आपको निर्वाचन आयोग का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 में। देखो, जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तो इसमें सिर्फ एक सदस्य होता था। जब स्थापना हुई थी तो क्या होता था? तो सिर्फ एक सदस्य इसमें होता था। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल करके क्या किया गया? आगे चल करके इसमें 2 और सदस्य क्या कर दिए गए? 2 और सदस्य जोड़ दिए गए। इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो कब जोड़ा गया? आपसे यही पूछा जा रहा है। अगर आपसे पहला निर्वाचन आयोग का प्रमुख पूछा जाए, पहले पूछा जाए, तो आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे सुकुमार सेन। क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे सुकुमार सेन जो है ये पहले थे। अगर वर्तमान आपसे पूछा जाए, क्या आंसर करोगे? राजीव कुमार का आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो वर्तमान राजीव कुमार है। पहले कौन है? तो सुकुमार सेन है। और कब से? तो याद रखिएगा 1989 से। कब से? 1989 से निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय बनाया गया। ठीक है, कब से? तो 1989 से निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय बनाया गया। ठीक, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी क्लास मिल जाएगी और जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट होती हैं, जो भी आपको अवेलेबल कराई जाती है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इतना काम जरूर कर लीजिए। और रात में 8 बजे से हम लोग की डेली ये क्लास यूट्यूब पर चलती है, तो जुड़ना ना भूला करिए, जरूर जुड़ जा करिए। ये जो 8 बजे से जीके जीएस की क्लास होती है, पूरी तरीके से रिवीजन क्लास होती है। पूरी तरीके से आपको रिवीजन कराने का, सारे फैक्ट्स को याद कराने का प्रयास करता हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए होती है। ठीक है, तो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक कम से कम आपको लगातार मेरे साथ 8 बजे यूट्यूब पर हाजिर रहना है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे भी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।